दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है आदो जीवितम या फिर द गोट लाइफ। यह मूवी असली घटना पर आधारित है और रियल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाई गई है। तो आप जो कुछ भी देखोगे उसे इस नजरिए से देखना कि यह किसी के साथ सच में घटित हुआ था। इससे आपको इस मूवी को देखने की एक अलग ही फील आएगी। बाकी मूवी के एंड में मैंने आपको ढेर सारे फैक्ट्स बताए हैं और रियल लाइफ वाली चीजें भी बताई हैं, तो आपको एंड तक वीडियो देखना होगा समझने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर नजीब और हकीम नाम के दो मलयाली लोगों को देखते हैं जो बेहतर नौकरी और जिंदगी की तलाश में भारत से सऊदी अरेबिया आए थे ताकि वहां काम करके वे भारत में एक बेहतर जिंदगी बिता सकें। जब वे अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा के बाहर आते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि जिस कंपनी के लिए वे आए थे वहां से कोई गाड़ी लेने के लिए नहीं आ रही थी। काफी देर इंतजार के बावजूद भी कोई नहीं आता और मलयाली होने की वजह से हकीम और नजीब को मलयालम भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी। वे हिंदी बोलते थे लेकिन वह भी टूटी फूटी थी और सऊदी जैसे गल्फ कंट्री में अरबी भाषा का ही प्रयोग होता है, इसलिए वे किसी से बात करके मदद भी नहीं मांग सकते थे। तब किस्मत से उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी भाषा समझता है। उसकी मदद से वे उस कंपनी में कॉल करते हैं जहां वे आने वाले थे, लेकिन कंपनी में कोई कॉल नहीं उठाता। फिर वह आदमी बताता है कि असल में आज शुक्रवार है और सऊदी में शुक्रवार को सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं। अब ये जानकर नजीब और हकीम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कोई उन्हें लेने आएगा। वहां पर वे और भी कई लोगों को देखते हैं जो अलग अलग देशों से आए थे। अजीब बात यह है कि उन सभी की कंपनीज वाले लोग उन्हें लेने के लिए आ गए थे, लेकिन नजीब और हकीम का कोई नहीं आया, जो एक बड़ा रेड फ्लैग था। बहुत देर के बाद एक शेख आता है जिसे हम कफील जूनियर कहेंगे। अरबी में कफील का मतलब होता है गांटर। वे दोनों कफील जूनियर के साथ जाने लगते हैं। वे कफील जूनियर से कंपनी के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उसकी अरबी भाषा की वजह से वे उससे ज्यादा बात नहीं कर पाते। कफील जूनियर उन्हें एक टेम्पो में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है और वे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि उन्हें लेने के लिए इसी बस आएगी। लेकिन वे सोचने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छे पैसे कमाकर घर वापस जाना है। थोड़ी देर बाद कफील जूनियर उन्हें एक रेगिस्तानी इलाके में ले आता है जहां वह एक और आदमी से मिलता है। अब वह हकीम को टेम्पो से नीचे उतारकर उसे उस आदमी को सौंप देता है। नजीब और हकीम दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें इतना समझ आ गया था कि वे किसी गलत आदमी के साथ आ गए हैं और यहाँ पर कंपनी भी फर्जी है। कफील जूनियर ने उन्हें बाकी शेखों को बेच दिया था। वे उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कफील जूनियर उनकी कोई बात नहीं सुनता और हकीम को वहीं छोड़कर नजीब को लेकर चला जाता है। फिर उसने नजीब को एक दूसरे आदमी के पास छोड़ दिया। अब नजीब बहुत परेशान था क्योंकि न तो उसके आसपास के लोग उसकी बात समझ रहे थे और न ही उसके साथ आया दोस्त उससे अलग हो गया था। इसी सोच में वह परेशान होकर साइड में बैठ जाता है। बाहर का मौसम बहुत ठंडा था और नजीब को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह कफील के टेंट में जाकर सो जाता है। जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है, जहां हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि पहले के समय में नजीब एक नदी से बालू निकालने का काम किया करता था। वहां अपने साथी संतोष से उसे संतोष के साले के बारे में पता चलता है जो सऊदी में काम करता था। उस समय सऊदी का वीजा भी आसानी से मिल रहा था, जिसके लिए बस एक डीलर को 10 लाख रुपए देने थे। नजीब के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि आजकल लोग बाहर जाकर अच्छा पैसा कमाते हैं और बाद में उनके घर के हालात भी सुधरने लगते हैं। बेसिकली आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर न उम्मीद बेची जाती है और अगर वह 10 लाख रुपए लगा देता है तो आगे चलकर वह भी एक अमीर इंसान बन सकता है। यही सोचते हुए वह अपनी पत्नी साइनो के जेवर गिरवी रखकर संतोष के साले की मदद से अपना पासपोर्ट बनवाता है और उस कंपनी में काम करने के लिए अर्जी लगवाता है। अब हम साइन को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। नजीब और साइन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साइन भी चाहती थी कि नजीब सब कुछ अच्छे से कर ले। खैर, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि अचानक से नजीब का कफील यानी मालिक उसे लात मारकर उठाता है और बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। अगले दिन नजीब की आंख खुलती है और उसकी मुलाकात एक बहुत ही बुरे आदमी से होती है जो हिंदी बोलता था और भेड़ों को चराने और उनका दूध निकालने का काम करता था। नजीब उससे टूटी फूटी भाषा में बात करने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उसे दूध देकर कफील को देने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को उसकी बात समझ नहीं आती और वह खुद उस दूध को पी लेता है।
इससे पहले तो बूढ़ा आदमी उसे डांटता है और दूध को कफील को देने के लिए कहता है। नजीब अब कफील को दूध देकर वापस से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह धोखे से फंस गया है, लेकिन कफील उसकी बात नहीं सुनता। वह अरबी भाषा में बूढ़े आदमी के पास जाकर काम सीखने के लिए कहने लगता है। नजीब रोते हुए उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कफील जूनियर उसकी बात नहीं सुनता और हंसते हुए बस उसे काम करने के लिए कहता है। नजीब बहुत परेशान था। कफील जूनियर वहां बहुत मोटी मोटी रोटी बनाता है और उसे नजीब को खाने के लिए देता है। सब्जी ना होने की वजह से नजीब को वह रोटी पानी में डुबोकर खानी पड़ती है। नजीब के लिए ऐसी हालत में रहना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह यहाँ पर किसी और चीज के लिए आया था, लेकिन उसकी जिंदगी और भी बदतर हो गई थी। नजीब वहां से जाना चाहता था, इसलिए वह बूढ़े आदमी के पास जाकर रोड के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि रोड बहुत दूर है और बूढ़े आदमी को यह भी नहीं याद कि उसका नाम क्या है और वह वहां कितने साल से फंसा हुआ है। ये सब जानकर नजीब की हालत खराब हो जाती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वह घर पर पैसे नहीं भेज पा रहा है और यहाँ अजीब तरह से फंसा हुआ है। अब रात होने पर जब नजीब सोता है तो कहानी पास्ट में जाती है। वहां साइन और नजीब अपने सऊदी जाने से पहले अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। वे दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोच लेते हैं। इसके बाद सीधा सीन आता है जहां नजीब और हकीम अपने गांव से शहर की तरफ निकल रहे हैं ताकि वे एरोप्लेन से सऊदी जा सकें। वहां पर वह साइन और अपनी मां को खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है और हकीम के साथ निकल जाता है। इस तरह से वे सऊदी अरेबिया में उतरते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगले दिन सुबह नजीब की आंख खुलती है और वह पानी को लेकर फ्रेश हो रहा होता है। अचानक कफील जूनियर आकर उसे मारने लगता है और पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि वहां पानी पैसे से खरीदा जाता है और पानी बहुत महंगा है। तब बूढ़ा आदमी नजीब को रेत का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे नजीब को और भी ज्यादा बेकार लगने लगता है। तभी वहां पर पानी भरने वाला टैंकर आ जाता है और उसके ड्राइवर को देखकर नजीब उससे भी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उसकी कोई मदद नहीं करता। इतना होने के बाद कफील जूनियर फिर आकर नजीब को मारने लगता है और इस बार वह बंदूक लेकर आया है, जिससे वह नजीब को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी उनकी पानी की टंकी भर जाती है, जिससे कफील जूनियर का ध्यान भटक जाता है। अब पानी को देखकर नजीब वापस से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, यानी कि गांव के बारे में। तब हम देखते हैं कि नजीब साइन के साथ गांव की नदी में आराम से नहाता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी, जबकि यहाँ बीहड़ इलाके में वह बूंद बूंद के लिए मोहताज था। इसलिए कहा जाता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब है कि जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना चाहिए और उसी को बढ़ाना चाहिए, न कि कहीं और जाने का सपना देखना चाहिए। और अगर आप जाओ भी तो पूरी प्लानिंग के साथ जाओ। मुझे लगता है कि ये लोग रियल कंपनी के अंदर ही आए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि शुक्रवार की वजह से वहां छुट्टी थी। शायद कंपनी वाले उन्हें अगले दिन लेने आते, या फिर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इसका फायदा कफील जूनियर ने उठाया। उसने देखा कि इन लोगों को अरबी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी भाषा ठीक से नहीं आती, जिससे वे किसी से हेल्प नहीं मांग सकते थे, इसलिए उसने उन्हें इलीगली यहाँ लाकर अपना नौकर बना लिया। अगले दिन नजीब को मारकर उठाया जाता है और कफील उससे बकरी का दूध निकालने को कहता है। नजीब को दूध निकालना नहीं आता और इसलिए बकरी उसे लात मार देती है। कफील खुद उसे दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ों को चारा देने के लिए भेज देता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीब को रोज दूध निकालना पड़ता है और भेड़ बकरियों को चारा देना पड़ता है। उस दिन के बाद से बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं देता, वह गायब हो गया है। जब नजीब अपनी शक्ल एक गाड़ी के शीशे में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके हालात बहुत खराब हो गए हैं। उसे वहां आए हुए काफी महीने बीत चुके हैं। अब नजीब को यह भी याद नहीं था कि वह वहां कब आया, कैसे आया और उसे कितना समय वहां और रहना पड़ेगा। वह अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और बहुत जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा और एक ऊंची जगह पर चढ़ गया जहां से कूदकर मरना चाहता था। लेकिन अचानक उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहां कुछ गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। जब नजीब वहां जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहां एक लाश पड़ी थी। ध्यान से देखने पर उसे समझ में आता है कि वह लाश असल में उसी बूढ़े आदमी की थी जो पहले बकरियां चराया करता था। शायद उसने खुद को खत्म कर लिया होगा क्योंकि वह सब सहन नहीं कर पा रहा था, या फिर कफील ने उसे खत्म कर दिया होगा क्योंकि वह किसी काम का नहीं रह गया था।
मेरे ख्याल से नजीब और हकीम को भी इसलिए लाया गया था क्योंकि उनके पुराने सर्वेंट्स बूढ़े हो चुके होंगे। तभी गिद्ध नजीब पर भी हमला कर देते हैं। नजीब बूढ़े आदमी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान और निराश हो चुका था। उसने खुद को उस स्थिति में देख लिया और तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। उसे घर की बहुत याद आ रही थी और वह उस आचार को सूंघता है जो साइनो ने उसे गांव से लाते समय बांध कर दिया था। वह तय करता है कि किसी भी हाल में वह अपने बच्चे, बीवी और मां के लिए वहां से बाहर निकलेगा। अगले दिन नजीब भेड़ों को चराने के बहाने थोड़ा दूर चला जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन कफील जूनियर की नज़र उस पर पड़ जाती है, जो तुरंत अपने ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोलियां चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। नजीब बहुत कमजोर और थका हुआ था और जैसे ही वह थक कर बैठता है, कफील जूनियर उसके पास आकर उसे बहुत मारता है और उसकी टांग तोड़कर उसे भेड़ बकरियों के पास बांध देता है। नजीब के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है और जब उसे प्यास लगती है तो जानवरों के झूठे पानी को जानवरों की तरह पीना पड़ता है। इसके बाद कुछ और समय बीतता है और नजीब की दाढ़ी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं उसे वहां रहने की आदत पड़ गई थी, जैसे कि उसे पता हो कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह वहां से निकल नहीं सकता। हर तरफ रेत ही रेत थी। लेकिन कहते हैं, अंधकार चाहे कितना भी काला हो, रोशनी की एक किरण ही काफी होती है। नजीब के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दिन भेड़ चराते हुए अचानक बारिश होने लगती है जो बहुत ही कम होती थी। नजीब एक पहाड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बारिश रुकने पर जब वह वहां से जा रहा था तभी अचानक से उसे एक गाने की धुन सुनाई देती है जिसे उसने पहले भी सुनी थी। धुन का पीछा करने पर उसके सामने हकीम आ गया, जो बहुत समय बाद मिला था और खुद भी एक कफील का गुलाम था। उसकी हालत भी नजीब जैसी ही थी। बारिश से बचने के लिए हकीम भी पास में ही रुका था। नजीब को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दोनों जोर जोर से रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हकीम नजीब से बहुत बातें करना चाहता था, लेकिन तभी कफील वहां आकर गुस्से में उसे लेकर चला जाता है। जाते जाते हकीम ने नजीब को वहां से भागने की सलाह दी, लेकिन नजीब को नहीं पता था कि वहां से भागना कैसे है। हकीम से मिलकर वह थोड़ा खुश हुआ जी था, लेकिन उसे उन दोनों के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि उनके साथ कितना गलत हुआ। कुछ दिन बाद नजीब को हकीम की तरफ से एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़कर वह जान पाता है कि हकीम के कफील ने उसे बहुत मारा था, लेकिन हकीम के पास अब एक इंसान है जो उन्हें उस जगह से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वह काफी समय से वहां काम कर रहा था और उसे रास्ता पता था। ये जानने के बाद नजीब हकीम से मिलने के लिए जाता है, जहां हकीम अपने साथ इब्राहिम कादरी नाम के एक आदमी को लेकर आया था, जो एक अफ्रीकन था और गुलामों की तरह परेशान हो चुका था। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिनों में कफील के बेटे की शादी होने वाली है, जिसमें सभी लोग शामिल होने जाएंगे। उस दिन गुलामों को ही छोड़ दिया जाएगा। इब्राहिम उसी दिन हकीम और नजीब को लेकर भागने वाला था, और ऐसा ही होता है। कफील के बेटे की शादी के दिन सभी लोग दावत पर चले जाते हैं और गुलामों को छोड़ दिया जाता है। नजीब बहुत सारे पानी से नहाता है और इतने दिनों बाद नहाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जब से वह वहां पर आया था तब से वह मुश्किल से ही नहा सका था। नजीब की बॉडी देखकर पता चलता है कि वह बहुत दुबला पतला हो गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वहां बस इतना खाना दिया जाता था कि वह जीवित रह सके। इसके बाद नजीब वही शर्ट पहनता है जो उसने वहां पर आते समय पहनी थी, लेकिन उसकी पैंट बहुत ढीली पड़ रही थी। वह बेल्ट की जगह पर एक रस्सी बांधता है और सभी जानवरों को खाना देने के बाद हकीम और इब्राहिम के साथ निकल जाता है। वे तीनों बहुत खुश थे और रात भर चलते रहे, लेकिन अब चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। किस्मत से उन्हें एक कफील का टैंक दिखाई देता है। इब्राहिम वहां से पानी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन कफील की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह बंदूक से फायर करने लगता है। इब्राहिम किसी तरह अपनी जान बचाकर हकीम और नजीब के साथ निकल जाता है। तीनों एक जगह पर लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन उनकी आंख खुलती है और उन्हें आगे चलना पड़ता है, लेकिन वे अब तक रोड के पास नहीं पहुंचे थे, और ज्यादा चलने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वे रात में जल्दीबाजी में भागते समय भटक चुके हैं। अब इब्राहिम को भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। हकीम की हालत बहुत बिगड़ने लगती है और उसे सामने ढेर सारा पानी और एक ऊंट दिखाई देता है। खुशी से वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां मरे हुए ऊंट का कंकाल होता है। हकीम को जो दिखाई दिया था वह असल में मृगमरीचिका थी, जो रेगिस्तान में भटके हुए लोगों को दिखाई देती है।
असल में जब एक इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है तो वह मानसिक रूप से उन चीजों की कल्पना करने लगता है जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है या जो वह चाहता है। अब जब तीनों भगवान को याद कर रहे थे तभी अचानक से जमीन से ढेर सारे सहारन हंड वाइपर्स निकलते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं। इब्राहिम और हकीम तो वहां से जैसे तैसे निकल गए थे, लेकिन नजीब वहां फंस गया था। इब्राहिम उसे एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है। नजीब कोशिश तो कर रहा था लेकिन वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। किस्मत से वह बच जाता है और सारे वाइपर्स वहां से चले जाते हैं। अब इन तीनों को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वे रोड के पास नहीं पहुंचे थे। चलते चलते नजीब के पैर में बहुत भयानक छाले पड़ जाते हैं और वह चल भी नहीं पाता। तब इब्राहिम अपनी जैकेट को फाड़कर उसके पैरों में बांधता है और वे तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हकीम की हालत बहुत बिगड़ जाती है। उसे तुरंत पानी पीना था और तब इब्राहिम उसे अपना पसीना पिलाता है। ये देखकर मुझे बियर ग्रिल्स की याद आ गई। हकीम को अपनी पुरानी जिंदगी अच्छी लगने लगती है, जिसे छोड़कर वह घर वापस जाने के लिए रेगिस्तान में भटक रहा था। उसकी उम्मीद इतनी टूट चुकी थी कि वह वहां की जानवरों वाली जिंदगी जीने को पसंद कर रहा था, जो कि कफील उसे दे रहे थे। थोड़ा और आगे चलने पर हकीम को फिर से मिराज दिखाई देता है, जिसमें उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खाना दिखाई दे रहा था। हकीम उस खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन असल जिंदगी में वह रेत खा रहा था। जब इब्राहिम और नजीब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब हकीम नजीब को मारने की कोशिश करता है। मानसिक स्थिति कितनी गिर सकती है ये देखने को मिलता है। अचानक रेत खाने की वजह से हकीम को खून की उल्टी होती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर नजीब की हालत और भी बुरी हो जाती है और वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है। इब्राहिम उसे संभालता है और तभी एक रेत का तूफान आ जाता है जिसमें वे दोनों फंस जाते हैं। वे दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन हकीम की बॉडी रेत के नीचे कहीं दब जाती है। नजीब को दिल पर पत्थर रखकर हकीम की बॉडी बिना ढूंढे ही इब्राहिम के साथ वापस जाना पड़ता है। अब इब्राहिम की हालत भी बिगड़ने लगी थी और नजीब के पैर में इतने छाले हो गए थे कि वह दर्द से जल रहे थे। अगले दिन नजीब की हालत भी मरने वाली हो चुकी थी। इब्राहिम नजीब की चिंता किए बिना उसे अपने जूते पहनने के लिए देता है। तभी इब्राहिम की नज़र एक छिपकली पर पड़ती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि आसपास पानी होना चाहिए। थोड़ी छानबीन करने पर नजीब और इब्राहिम को पानी मिल जाता है। यह कोई मरीचिका नहीं थी, ये सच्चाई थी। दोनों पानी को ऐसे पीते हैं जैसे अमृत हो। इब्राहिम पानी को एक बोतल में भर लेता है और थोड़ा आराम करने के बाद नजीब के साथ आगे की ओर निकल पड़ता है। आगे जाने पर उन्हें रोड का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। इब्राहिम की हिम्मत जवाब दे जाती है और जब अगले दिन नजीब की आंख खुलती है तब इब्राहिम कहीं चला गया होता है, लेकिन जाते समय उसने नजीब के लिए पानी की बोतल छोड़ दी थी। नजीब अकेले उस बीहड़ में फंसा हुआ था और उसके दिमाग ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए किसी मंजिल की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते उसके पास जो पानी था वह भी खत्म हो जाता है। वह पानी की आखिरी घूंट को ऐसे पीता है जैसे यह उसकी जिंदगी का आखिरी पानी हो। पीने के बाद वह खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चल भी नहीं पाता और गिर पड़ता है। पानी की बोतल गिरकर लुढ़कती है और अचानक से सख्त रोड की आवाज करती है। ये देखकर नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अचानक से एक शक्ति मिलती है और वह फाइनली रोड के पास पहुंच जाता है जहां उसकी जान बच सकती थी। वह पहले एक ट्रक वाले से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी हेल्प नहीं करता। तभी वहां एक महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उसमें से एक शेख निकलकर नजीब को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे पानी पिलाने के बाद शहर की ओर ले चलता है। नजीब वहां से निकलकर बहुत खुश था। उसने सोच लिया था कि वह कभी वहां से नहीं निकल पाएगा और सारी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अब वह शहर तक पहुंच चुका था। वहां पर उसकी मुलाकात कुंजिका से होती है, जो मलयाली था और सऊदी में अपना होटल चला रहा था। नजीब की हालत देखकर कुंजिका तुरंत उसकी मदद करता है, उसे नहलाता है और उसके घर वालों से संपर्क कराता है। नजीब को वहां आए हुए 4 साल हो चुके थे और 4 साल बाद वह अपने घर वालों से बात करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे का जन्म हुआ था, जिसे साइनो आज अकेले पाल रही है। नजीब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी बीवी की आवाज सुनेगा, लेट ऑलोन ये जान पाएगा कि उसे बेटा भी हुआ था। इन सब बातें जानने के बाद नजीब डिसाइड करता है कि वह किसी भी हालत में अपने घर जाएगा, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसलिए उसे उनके जैसे लोगों के साथ जेल में रखा जाता है जो अपने कफील से भाग आए थे।
उसके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स तो कफील ने ले लिए थे। वह जेल में इब्राहिम की फोटो भी देखता है जो पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी, लेकिन इसके अलावा उसके बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। कुछ समय बाद जेल में कफील को बुलाया जाता है। जेल का नियम था कि अगर कोई कफील वहां मौजूद अपने गुलाम को पहचान लेता है तो वह उसे अपने साथ वापस ले जा सकता था। ऐसे होने पर कफील अपने गुलाम को जेल में बहुत मारा पिटा करते थे और फिर उसे जानवरों की तरह अपने साथ ले जाते थे। नजीब बहुत डरा हुआ था और तभी उसका डर एक बुरे सपने की तरह सामने आता है। अचानक से ही उस जेल के अंदर वही कफील जूनियर आ गया था जो नजीब को पहचानता था और उसे बहुत मारता है। लेकिन तभी नजीब को होश आता है और वह देखता है कि वहां पर कफील जूनियर है तो सही, पर वह पहले ही जा चुका था। अचानक कफील जूनियर वापस आता है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में लगभग 4 साल पहले जब कफील जूनियर हकीम और नजीब को अपने साथ लेकर गया था तो उसने उन्हें धोखा दिया था। वे लीगली वहां काम करने के लिए आए थे, उनकी कंपनी वाले भी अगले दिन उन्हें लेने आएंगे, लेकिन तब तक कफील जूनियर उन्हें धोखे से अपने साथ ले गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण उन्हें कुछ भी पता नहीं था और कफील जूनियर को पता था कि वह गलती कर रहा है। वह एक तरह से गुलामों का दलाल था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन क्योंकि नजीब उसका ऑफिशियल गुलाम नहीं था और वह धोखे से ले गया था, इसलिए उस पर कोई अधिकार नहीं था और उसे वहां से लेकर नहीं जा सकता था। कफील जूनियर यह सब बताने के बाद वहां से चला जाता है। 4 साल तक ये लोग बिना सजा के गुलाम बने रहे और हकीम बिना किसी कारण मारा गया। इब्राहिम भी शायद ऑफिशियल गुलाम था, लेकिन वह भी वहां से भागना चाहता था। इसके बाद नजीब बहुत रोने लगता है और 3 महीने तक उसे जेल में रखा जाता है। बाद में उसे और बाकी सभी इमिग्रेंट्स को जो बिना डॉक्यूमेंट्स के सऊदी में आए थे वापस इंडिया भेज दिया जाता है। नजीब को इस अनुभव से सीख मिलती है कि उसे जो कुछ भी है उसमें खुश रहना चाहिए और बिना सही ज्ञान या प्लानिंग के किसी अनजान देश में नहीं जाना चाहिए। फिल्म आदू जीवितम या द गोट लाइफ की कहानी यहीं खत्म होती है। ये फिल्म 2008 में आई बेस्ट सेलिंग मलयालम नोवेल से प्रेरित है और नजीब की वास्तविक घटना पर आधारित है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 16 साल लगे। फिल्म की शुरुआत में नजीब बहुत जवान दिखता है, लेकिन अंत में उसके फेशियल फीचर्स में बदलाव आता है। पृथ्वीराज, जिन्होंने नजीब का रोल निभाया है, कि शुरुआत में वजन लगभग 98 किलोग्राम था और अंत में 67 किलोग्राम रह गया। ये कहानी एक मलयाली आदमी की सच्ची घटना है जो लगभग 4 साल तक बीहड़ में फंसा रहा, जहां उसे जानवरों की तरह रखा जाता था। घर लौटने के बाद उसने एक किताब लिखी जिसका नाम द गोट डेज था, जो 2008 की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। फिल्म का निर्माण इसी किताब पर आधारित है और 2024 में रिलीज हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल हजारों लोग इसी तरह के स्कैम का शिकार होते हैं। इनमें से 30% के साथ धोखा हो जाता है और सिर्फ 2% ही बच पाते हैं, बाकी या तो मार दिए जाते हैं या जीवन भर गुलामी करते हैं। इसीलिए फिल्म का नाम गोट लाइफ रखा गया है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस मूवी को एक बार जरूर देखें, आपकी आंखों में आंसू आएंगे।